गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम अपनी फर्स्ट बुक कर रहे थे जिसका नाम था वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जो हमारा लेसन चल रहा था, हमारे लेसन का नाम है अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर, जिसका आज हम टॉपिक करने वाले हैं द राइज ऑफ द चाइनीज़ इकनॉमी, यानी चाइना के अंदर उसकी जो इकनॉमिक्स थी वो किस तरीके से बढ़ती रही। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट है, इन स्टार्टिंग चाइना वॉज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री लाइक अ टुडे। जैसे आज के समय में जिस तरीके से हम चाइना को देख रहे हैं कि चाइना किस तरीके से अपने आप को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है, बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुका है, पर हम स्टार्टिंग की अगर बात करें तो चाइना में इतना डेवलपमेंट कभी नहीं था आज के अकॉर्डिंग। Chinese economy has increased since 1978 as a great power। जब 1978 के पहले की अगर बात करें तो चाइनीज़ जो इकोनॉमीज़ थी इतनी डेवलप नहीं हुई थी जितनी वो आज के समय, और 1978 के अंदर एज अ ग्रेट पावर वो बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करने लगे थे। इट इज़ अ प्रोजेक्टेड टू द ओवरटेक द यूएस। अगर इसी तरीके से आगे वो बढ़ती रही तो यूएस को भी ओवरटेक कर लेगी एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकनॉमी बाय 2040। अगर 2040 तक आते आते जो चाइनीज़ इकनॉमी है वो यूएस को भी पीछे छोड़ देगी, और 2040 तक वो एकमात्र ऐसी कंट्री बन जाएगी जो सबसे आगे अपनी इकनॉमी, अपनी पावर को लेके दिखाई देगी। सेकेंड, द फैक्टर ऑफ इंक्रीजिंग इट इकनॉमी सच एंड द पॉपुलेशन, यानी कौन से रीज़न थे, कौन से फैक्टर हैं कि जो चाइनीज़ जो इकनॉमी में धीरे धीरे इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। तो सबसे पहला है पॉपुलेशन। आपको सभी को पता ही है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा है। अगर हम बात करें नंबर के अकॉर्डिंग तो पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट पोजीशन पे चाइना की पॉपुलेशन। जिस तरीके की चाइना की पॉपुलेशन है उस तरीके से उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लैंड मास, लैंड एरिया बहुत ज़्यादा है उसके पास, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज लाइक का मेटल है, टीन, जिंक, इस तरीके से बहुत सारे रिसोर्सेज है उसके पास। रीजनल लोकेशन है, सोवियत मॉडल, जो सोवियत मॉडल के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। थर्ड, In 1949 द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, 1949 के अंदर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था अंडर द लीडरशिप माओ के अंडर में। इट्स इकनॉमी वॉज बेस्ड ऑन द सोवियत मॉडल, और उस समय रेवोल्यूशन करके जिस तरीके सोवियत के अंदर सोवियत मॉडल को अपनाया गया, यूएसएसआर के अंदर जिस तरीके से वहाँ की इकनॉमी को बढ़ाने के लिए जो एक बेस तैयार किया गया था, उसी बेस को लेकर 1949 के अंदर रेवोल्यूशन हुआ। वो चाइना ने भी सोवियत मॉडल को अपनाया। चाइना अडॉप्ट सोशलिज़म, चाइना ने सोशलिज़म को अपनाया जिस तरीके से यूएसएसआर में है। नॉट चूज़ इट्स लाइक टू कैपिटल वर्ल्ड, जैसे कैपिटलिज़म को उसने नहीं अपनाया, उसने सोशलिज़म को अपनाया, और कैपिटलिज़म को उसने अभी तक नहीं अपनाया। सो दे हैव नो चॉइस टू यूज़ देयर ऑन रिसोर्सेज। उसके पास जब वो 1978 से पहले उसके बाद ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे, उसके बाद ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि ना उसके बाद इंडस्ट्रियल था, उद्योग धंधे नहीं थे जिससे कि वो अपना और ज़्यादा प्रोग्रेस कर सके। पर जब उसने यूएसएसआर के मॉडल को अपनाया तो विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर, तो उसकी हेल्प किसने करी? यूएसएसआर ने। दे इन्वेस्टेड देयर द कैपिटल फ्रॉम एग्रीकल्चर, उसने अपने सारा जो काम था उसने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए लगाया, और एग्रीकल्चर से जो पैसा मिल रहा था उसको उद्योगों में लगाने की बात करी जिस तरीके से यूएसएसआर में किया जा रहा था। दे हैव नो फॉरेन करेंसी, उसके पास किसी भी प्रकार की फॉरेन करेंसी नहीं थी जिससे कि वो अदर्स कंट्री के अंदर व्यापार कर सके या टेक्नोलॉजी खरीद सकते। को नॉट द ट्रेड विद द अदर कंट्री, वो किसी भी कंट्री से व्यापार कर ही नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पास जो करेंसी थी, जो फॉरेन करेंसी होती है, वो थी ही नहीं। तो वो करता कैसे? यानी बहुत पिछड़ा हुआ था। टू बाय टेक्नोलॉजी, जिससे कि वो बाय भी नहीं कर सकता था, ना टेक्नोलॉजी को बाय कर सकता था, ना गुड्स को बाय कर सकता था। चाइना
डिसाइडेड टू मेक अ गुड एंड द डोमेस्टिक लेवल। तो चाइना ने उस समय ये डिसाइड किया कि मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा तो वो डोमेस्टिक लेवल पे यानी अपने ही कंट्री के अंदर उसका खपत किया जाएगा। तो चाइना डिसाइडेड टू मेक अ गुड्स एंड डोमेस्टिक लेवल पे उसने तैयार करना शुरू कर दिया। तो चाइना प्रोवाइड एजुकेशन के ऊपर बहुत पैसा खर्च करता है चाइना। लाइक अगर हम बात करें, अगर कंपेयर की बात करें तो यूएस से भी ज़्यादा चाइना अपने यहाँ के लोगों को एजुकेशन के ऊपर इट इज़ अ सिटीज़न एंड द इंश्योरिंग द बेटर हेल्थ, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लाइफ देने की बात करता है, हेल्थ सर्विस अच्छी प्रोवाइड करता है अपने कंट्री के लोगों की। फॉर देम टू मूव द डेवलप्ड कंट्री, जो डेवलप्ड कंट्री भी उतना नहीं कर पाती उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डेवलप्ड कंट्री के से भी ज़्यादा वो अपनी सिटीज़न को एजुकेशन और एक बेटर लाइफ, एक बेटर हेल्थ देने की कोशिश करता है। चाइना एस्टैब्लिश इट द रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट इन 1972 के अंदर उसने यूनाइटेड स्टेट के साथ उसने रिलेशन बनाना स्टार्ट किया, जब वो धीरे धीरे अपने डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट थे उसको ऊपर बढ़ते चला गया। इन 1973 जाओ एनआई प्रपोज द 4 मॉडलाइजेशन, उसने 4 नए काम करने की सोची जो मॉडलाइजेशन थी। पहला था उसने एग्रीकल्चर के अंदर, दूसरा इंडस्ट्री के अंदर, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर और मिलिट्री के अंदर। क्योंकि किसी भी कंट्री के अंदर जब उसने यूनाइटेड स्टेट के साथ हाथ बढ़ाया तो यूनाइटेड स्टेट के साथ हाथ बढ़ाने के बाद जैसे जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट भी अपने इन्हीं 4 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम करता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आने वाले टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हर कंट्री के लिए ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसी तरीके से इन 1973 के अंदर एग्रीकल्चर पे, इंडस्ट्री पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री पे चाइना ने बहुत सारा जो पैसा था इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। यानी अगर एग्रीकल्चर डेवलप्ड होगा तो इंडस्ट्री अपने आप ही डेवलप्ड हो जाएगी। साइंस और टेक्नोलॉजी में उसने पैसा खर्च करना स्टार्ट किया और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मिलिट्री जो पावर थी उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात करी। अब आया 1978, लीडर डेंग सियोपिंग अनाउंस्ड टू ओपन डोर, उन्होंने एक ओपन डोर पॉलिसी की बात करी कि ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमी रिफॉर्म इन चाइना, कि चाइना के अंदर कोई भी कंट्री इन्वेस्ट कर सकते यानी व्यापार कर सकती है। तो उन्होंने इसको नाम दिया ओपन डोर पॉलिसी। तो ये पूछ भी सकते हैं कि 91 नंबर के क्वेश्चन के अंदर ये आ भी सकता है कि 1978 के अंदर चाइना ने कौन सी पॉलिसी को लागू किया, तो ओपन डोर पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि 1978 में ओपन डोर पॉलिसी को जो रिफॉर्म कर रहे थे, जो उसको इस्टेब्लिश कर रहे थे, जिन्होंने इसके बारे में बोला था, उस लीडर का नाम क्या है। तो ये भी क्वेश्चन, तो 1 नंबर के क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे। द प्राइवेटलिज्म ऑफ द एग्रीकल्चर, और 1982 तक आते आते और 1982 और 1998 के अंदर 1982 सबसे बड़ा चेंज क्या था, एग्रीकल्चर को प्राइवेटलिज्म कर दिया था। यानी अब उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए अब काम किया जा सकता था। यानी जो मुनाफा था वो किसानों का होगा, तो किसान जब प्राइवेट हो गया तो प्राइवेट ज़्यादा से ज़्यादा अपना मुनाफा कमाने के लिए, अपना इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने लाभ करने के लिए, प्रॉफिट के लिए, तो उन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइजेशन कर दिया। और इसी तरीके से 1998 में इंडस्ट्री जी इतना भी उद्योग धंधे थे उनको भी प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया। इन 2001 चाइना बिकम द मेंबर ऑफ WTO, 2001 के अंदर चाइना मेंबर बना WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि चाइना कौन से सन में WTO का मेंबर बना। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि 2001 चाइना बिकम द मेंबर ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फिर ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, जापान, US, आसियान एंड रसिया, तो इस तरीके से इन्होंने आपस में ट्रेड करना, और इस तरीके से अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम के अंदर जो चाइना था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर चुका था। अगर हम ये कह सकते हैं कि चीन की जो विकास दर थी, ठीक है,
चीन की विकास दर यदि इसी तरह रही तो वह 2040 तक आते आते उसके पूर्व भी दुनिया या उससे पहले भी की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति भी हो सकती है। और ये अमेरिका भी मानता है कि अमेरिकी सरकार और शास्त्रियों का भी यही मत है, यानी अमेरिका के जो इकोनॉमिस्ट हैं या जो उनके विद्वान हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी ये माना है कि अगर इसी तरीके से चाइना अगर डेवलप करता रहता 2040 से भी पहले वो एक वर्ल्ड पावर के रूप में सामने आ सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का अगर डाउट है तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।